Hello students, welcome back again to Udit Pharmacy, and today we will discuss about 13th chapter of pharmaceutics, that's sterilization. Okay, so हमने sterilization के दो पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम. अब आज हम डिस्कस करेंगे sterilization का थर्ड पार्ट. अभी एक और पार्ट इसका बचा हुआ है क्योंकि sterilization थोड़ा सा लेंदी आपका चैप्टर दिया हुआ है आपके सिलेबस में. सो sterilization सबसे पहले आज हमें डिस्कस करना है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन. हमने ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में हमने हॉट एयर ओवन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में और दूसरी चीज़ मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव, दोनों के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज हमें देखना है थर्ड टॉपिक ऑफ स्टेरिलाइजेशन, दैट्स रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन या फिर उसे कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं. सो रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप. अब रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन भी दो टाइप का होता है. ए है स्टेरिलाइजेशन बाय यूवी रेज. स्टेरिलाइजेशन बाय यूवी रेज मींस जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, उसे स्टेरिलाइज करेंगे, उसे बिल्कुल फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे. किसके थ्रू? यूवी रेज के थ्रू. ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू. सो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है पॉइंट, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज डिपेंड अपॉन इट्स वेवलेंथ एंड इट इज मैक्सिमम एट 265 नैनोमीटर. ठीक है, अब जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है मींस जो यूवी रेज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर, कि उनकी वेवलेंथ कितनी होगी. जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे और उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे. तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो यूवी रेज की वेवलेंथ रहती है वो कितनी रहती है? 265 नैनोमीटर. सेकेंड वन इज सनलाइट कंटेन यूवी रेज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ. जो सनलाइट होता है उसके पास जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है. थर्ड पॉइंट इज यूवी रेज फॉर स्टेरिलाइजेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग अ लो करंट एट हाई वोल्टेज थ्रू मर्करी वेपर इन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. राइट, देखिए क्या होता है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. क्या होती है? आपने देखा होगा जब कोई सोलर प्लेट लगवाता है तो छत के ऊपर जो वो प्लेट लगी होती है उसके अंदर जो आपको लाइनिंग दिखाई देती है वही उस जो वो प्लेट है उसके अंदर इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब प्रेजेंट रहती है. ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस और एप्लीकेशन देख लेते हैं. आपका सबसे पहला है इट इज़ यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर इन हॉस्पिटल. ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर एयर को स्टेरिलाइज करने के लिए ये प्रोसेस यूज होती है. सेकेंड वन इज इट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द एरिया इन विच एसेप्टिक टेक्निक इज कैरिड आउट. राइट, जहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक यूज होती है वहाँ उस एरिया को स्टेरिलाइज करने के लिए भी आपका रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन यूज होता है. थर्ड वन इज इट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ थर्मोलाइबल सब्सटेंस बिफोर पैकिंग. उसके बाद जो आपका रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो किसके लिए? थर्मोलाइबल सब्सटेंसेस के लिए भी यूज होता है. व्हाट आर थर्मोलाइबल सब्सटेंसेस? देखिए, थर्मोलाइबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट से क्या करें? हीट से अफेक्ट हो जाए, हीट के कांटेक्ट में आने से डिस्ट्रक्शन हो जाए उन प्रोडक्ट का, वो डिस्ट्रॉय हो जाए. सो ऐसे प्रोडक्ट कहलाते हैं थर्मोलाइबल सब्सटेंसेस. राइट, ऐसे सब्सटेंसेस को स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा स्टेरिलाइजेशन का मेथड यूज होता है? रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन का यूज होता है. नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस. अब आपका यूवी रेज के द्वारा जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉलो होती है या फिर रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन बोल सकते हैं, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज यूवी रेज हैव लो पेनिट्रेशन पावर सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ पैक्ड फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, अब जो यूवी रेज होती हैं इनमें जो पेनिट्रेशन पावर होती है इनकी कम होती है. तो जो पैक्ड सब्सटेंसेस होते हैं अगर हमें उन्हें सब पैकिंग के बाद स्टेरिलाइज करना है तो वो किसके द्वारा? रेडिएशन बोल सकते हैं, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है. लेकिन इसकी पेनिट्रेशन का पावर कम होने के कारण ये उतना एप्लीकेबल नहीं हो पाता है स्टेरिलाइजेशन में. सेकेंड पॉइंट इज यूवी रेज आर लेस इफेक्टिव इन ह्यूमिडिटी इज हाई. देखिए, अगर ह्यूमिडिटी हाई हो जाए तो आपका स्टेरिलाइज जो यूवी रेज है वो लेस इफेक्टिव हो जाती हैं. ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है?
एटमॉस्फेयर में मीन्स एयर में मॉइस्चर कंटेंट का ज्यादा हो जाना, कि मॉइस्चर कंटेंट कितना प्रेजेंट है एयर में, सो वो कहलाता है ह्यूमिडिटी। अब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपका जो यूवी रेज है वो लेस अफेक्टिव हो जाती है, जो रेज है वो लेस अफेक्टिव हो जाती है। थर्ड वन इज एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ग्रीस ऑन द यूवी लैम्प रिड्यूस इट रेडिएशन। यस, अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स आ गए, जो मैंने आपको बताया था, वो प्लेट लगी हुई होती है, अगर यूवी लैंप पे ऊपर आके क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल जम गए, ग्रीस वहां पे इकट्ठा हो गया, तो उसके कारण भी जो यूवी रेडिएशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। फोर्थ वन इज रेगुलर क्लीनिंग अप ऑफ लैम्प इज रिक्वायर्ड। रेगुलरली जो लैम्प्स हैं उन्हें क्लीन करना ज़रूरी होता है, वरना आपका जो यूवी रेस से जो आपके रेडिएशन निकल रही है वो अच्छे से नहीं निकल पाएगी और प्रोडक्ट स्टेराइल नहीं हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज यूवी लाइट इज हार्मफुल टू द वर्कर्स। और जो यूवी लाइट्स होती हैं, यूवी रेज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती हैं वर्कर्स के लिए। देन आ जाते हैं बी पॉइंट, स्टेरिलाइजेशन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। सेकेंड वन है स्टेरिलाइजेशन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। फर्स्ट वन इज आयोनाइजिंग रेडिएशन आर एक्सरे और गामा रे। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं वो दो होती हैं, दो टाइप की होती है, एक्सरे और गामा रेज। जो आती हैं वो किस में आती हैं, एक्सरे और गामा रे आती है आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन में। सेकेंड वन इज दीज रेज आर टॉक्सिक्स टू बैक्टीरियल सेल। ये जो रेज होती हैं एक्सरे और गामा रे, ये टॉक्सिक होती हैं बैक्टीरियल सेल्स के लिए, जो कि बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। थर्ड इज गामा रे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेडियो आइसोटोप लाइक कोबाल्ट 60। जो गामा रेज है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, रेडियो आइसोटॉप से, जैसे कि कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से कौन सी रेज निकलती है, गामा रेज। फोर्थ पॉइंट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन आर मोस्ट एफिशिएंट देन यूवी रेज। जो आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है ये मोस्ट एफिशिएंट मींस यूवी रेज से ज्यादा काम करती है, यूवी रेज से ज्यादा फास्ट काम करती है। कौन, आयोनाइजिंग रेडिएशन। Then last point is the material to be sterilized is packed in the final container and exposed to the ionizing radiation for specified period. ये जैसे कि वहां पे मैंने आपको बताया था जब यूवी रेस पढ़ रहे थे कि ये आप जब फाइनल कंपाउंड अपना बन जाता है उसके बाद अगर हम यूवी रेस का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी तरीके से स्टेराइल नहीं कर पाता है प्रोडक्ट को। लेकिन जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, अगर फाइनल प्रोडक्ट को आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा स्टेराइल किया जाए तो वो पूरी तरीके से अपने प्रोडक्ट को स्टेराइल कर देते। उसके बाद नेक्स्ट वन है एडवांटेजेस। Point is gamma ray have high penetration power, thus material in final container can sterilize. Right, देखिए गामा रेज में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर घुसना, एंटर करना। सो गामा रेज में ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है एज कंपेयर टू यूवी रेज। ठीक है, तो गामा रेज किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को स्टेराइल करने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज द मेथड इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ मटीरियल लाइक ड्राई, मोस्ट एंड फ्रोजन। जो ये मेथड है ये सारे टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें स्टेराइल करने में हेल्पफुल है। कौन सा, आपका जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, राइट, जैसे कि ड्राई कंपाउंड जो आपका होगा, मोइस्ट कंपाउंड जो आपका होगा, या फिर फ्रोजन टाइप का कंपाउंड। फ्रोजन क्या होता है, ड्राई आपको पता है, मोइस्ट पता है। फ्रोजन का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो कि सिर्फ ऐसे कंपाउंड जो सीधा किससे, गैसियस से सॉलिड में चेंज होते हैं, सॉलिड से सीधा गैसियस में चेंज होते हैं, राइट। थर्ड वन इज सम बैक्टीरियल वैक्सीन एंड वायरल वैक्सीन आर स्टेरिलाइज्ड बाय दिस मेथड। और बहुत सारी बैक्टीरियल वैक्सीन हो गई, जितनी भी वायरल वैक्सीन हो गई, ये सारी स्टेराइल की जाती हैं आपकी आयोनाइज्ड स्टेरिलाइजेशन के द्वारा। फोर्थ पॉइंट इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैन बी स्टेराइल इजीली। जो लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल होता है वो भी इस प्रोसेस के द्वारा स्टेराइल किया जा सकता है। फिफ्थ वन इज राइज इन टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। उसके बाद टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है तो उसके बाद जो मशीनरी है, जो रेज है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं आपकी, जो आपका रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन मेथड है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज वंस द प्रोसेस इज स्टार्टेड इट कैन नॉट बी स्टॉपेड। एक बार अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो इसे कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। सेकेंड वन इज रेडिएशन आर हार्मफुल टू वर्कर्स। वर्कर्स के लिए रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। थर्ड इज इट मे कॉज अनडिजायरेबल चेंजेस इन मेडिकामेंट लाइक कलर सोल्यूबिलिटी। उसके बाद ज़रूरी नहीं है जैसे कि हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इसमें हम बीच में प्रोसेस को रोक नहीं सकते। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट मीन्स इस प्रोसेस के द्वारा बहुत बार ऐसा होता है कि आपके प्रोडक्ट पे, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो मेडिसिन जिसे हम स्टेराइल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट ही अफेक्ट हो जाए और उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि कलर चेंज हो सकता है, उसकी सोल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। फोर्थ इज द प्लांट इज वेरी कॉस्टली। दूसरी चीज जो ये आपका बोल सकते हैं रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन जो प्लांट होता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसकी, जो कि मतलब विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक सिंजर्स, हाइपोडर्मिक निडल्स, सर्जिकल ब्लेड एंड एडहेसिव ड्रेसिंग। ये जो प्रोसेस होती है ये किसके लिए, प्लास्टिक सिंगर्स जो आपके लेबोरेटरी में, आपकी इंडस्ट्री में या फिर हॉस्पिटल्स में जो यूज़ होते हैं उनके स्टेरिलाइजेशन के लिए, हाइपोडर्मिक निडल्स के लिए जो निडल्स यूज़ होती हैं ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, सर्जिकल ब्लेड जो होते हैं, एडहेसिव ड्रेसिंग जो होती है, ये सब स्टेराइल की जाती है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के द्वारा। ओके, उसके बाद है सेकंड पॉइंट इज सेकंड पॉइंट है इट कैन बी यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ थर्मोलाइबल ड्रग्स। ठीक है, ये यूज होता है, ये मेथड यूज किया जाता है थर्मोलाइबल ड्रग्स के लिए, राइट। ऐसी ड्रग्स जो कि क्या हो जाए हीट से या फिर ज़्यादा अगर किसी को टेम्परेचर प्रोवाइड करते तो वो क्या हो जाता है, अगर डिग्रेड होने के चांसेस रहते हैं, ऐसे ड्रग्स के लिए भी रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड for sterilization of bone and tissue transplant, plastic tubing, catheter and stretcher। देखिए, अब जो टिश्यू ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ होते हैं, जो स्टेरिलाइजेशन ऑफ बोन, टिश्यू, जो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है जो कि ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ होते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल जो टिश्यूज़ होते हैं, उन सब के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद राइट अ नोट ऑन केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब आपको बताना है केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जिसमें केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी दो टाइप, केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज स्टेरिलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड। अब देखिए, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक तो आपको पता ही है, मैंने बताया भी था। सो इसमें फर्स्ट वन दिया है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट बैक्टीरियोसाइड आर मोर इफेक्टिव एट हाई टेम्परेचर देन लो टेम्परेचर। जो बैक्टीरियोसाइड्स होते हैं वो मोर इफेक्टिव, ज़्यादातर इफेक्टिव होते हैं किससे, कब, हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरियोसाइड ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। इन दिस मेथड प्रिपरेशन कंटेनिंग स्टेटेड amount of bactericide is heated in the final container in boiling water at 90 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। ठीक है, जो बैक्टीरियोसाइड्स होते हैं वो किसमें, इस प्रिपरेशन में क्या करना पड़ता है, बैक्टीरियोसाइड को हीट किया जाता है 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 30 मिनट के लिए। किसके लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, राइट। जैसे कि दो इसमें आपको बताया गया है, जैसे कि फॉर इंजेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडियन फार्माकोपिया परमिट द फॉलोइंग बैक्टीरियोसाइड फॉर इंजेक्शन के लिए सबसे पहले लेना है क्लोरोक्रिसोल 0.1% वेट बाय वॉल्यूम। सेकंड लेना है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एसीटेट 0.002% वेट बाय वॉल्यूम।
ठीक है, ये हमें किसके लिए लेना है, ये केमिकल्स बताए हैं, इंजेक्शन को स्टेराइल करने के लिए केमिकल्स बताएं, जिसमें हमें क्या करना है, स्टेराइल करना है अपने प्रोडक्ट को, किसे, इंजेक्शन को, जो 4 इंजेक्शंस होते हैं उन्हें स्टेराइल करना है, कौन कौन से केमिकल के साथ, क्लोरोक्रिसोल लेना है 0.1% वेट बाय वॉल्यूम, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एसीटेट लेना है 0.002% वेट बाय वॉल्यूम, दोनों के साथ 30 मिनट तक के लिए हमें रखना है और क्या करना है, हीट प्रोवाइड करनी है। सेकेंड वन इज फॉर आई ड्रॉप। अब आई ड्रॉप के लिए कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन, फर्स्ट वन इज बेंजाइल कोनियम क्लोराइड 0.01%, ठीक है। सेकंड जो केमिकल लेना है आई ड्रॉप के लिए वो लेना है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एसीटेट 0.002% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। दोनों के साथ हमें 30 मिनट तक रखना है, किसे, आई ड्रॉप को, स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद आ जाता है गैसियस स्टेरिलाइजेशन, बी पॉइंट है गैसियस स्टेरिलाइजेशन। गैसियस स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, गैसियस स्टेरिलाइजेशन मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद अ केमिकल इन अ गैस ऑफ वेपर स्टेट, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा, बोलते हैं ना पॉइजनस गैस वहां पे लीक हो गई, किसी कंपनी में पॉइजनस गैस लीक हो गई, सारे वर्कर्स हार्म हो गए, सारे वर्कर्स की डेथ हो गई, तो वही चीज है। अगर गैसियस वेपर्स में अपना क्या करना है, हमें स्टेरिलाइजेशन के लिए कोई भी ऐसा केमिकल डाल देना है गैस में जो कि सारे कंपाउंड्स के अंदर तक पहुंच जाए और ऑटोमेटिकली जो हमारा कंपाउंड है वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए। गैसियस स्टेरिलाइजेशन मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद अ केमिकल इन गैस और वेपर स्टेट, राइट। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से किल करने के लिए हमें केमिकल को किस में डालना पड़ेगा, गैस में डालना पड़ेगा या फिर वेपर स्टेट में उसे कंटेन करवाना पड़ेगा। देयरफॉर फॉर्मेल्डिहाइड कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, इथाइलिन ऑक्साइड हो सकता है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन हो सकता है, जो कि हम गैसियस फॉर्म में केमिकल को मिक्स करके अपने प्रोडक्ट को स्टेराइल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड इट कैन एन अल्केलाइटिंग एजेंट, इट हैज बीन यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम एंड हॉस्पिटल ब्लैंकेट, राइट। जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसे गैस के अंदर हम मींस वो ये क्या है, केमिकल है, केमिकल कंपाउंड है, इसे हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका जब स्प्रे करते हैं, गैस को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किसी भी रूम में, तो उस रूम के फ्यूमिगेशन मतलब अच्छा से अच्छा फ्यूम देने के लिए, वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्हें खत्म करने के लिए, और ब्लैंकेट्स, हॉस्पिटल के जो ब्लैंकेट और रूम होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। B1 इज इथाइलिन ऑक्साइड, इट इज अ कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस है, इट इज हाईली इन्फ्लामेबल। The sterilization with the mixture of ethylene oxide and inert gas is done in a chamber which is heated to the desired degree of temperature. The material tube sterilized is packed in the chamber and treated with sterilizing mixture for the stated period. Right, ethylene oxide किसके लिए यूज होता है, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए, बहुत सारे जैसे कि चैम्बर्स, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, उनमें इथाइलिन ऑक्साइड को मिला के गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका स्प्रे करके वहां पे जो हमारा चैम्बर्स हैं, जो अलग अलग कंपाउंड है, जहां पे जरूरत होती है उसी के हिसाब से इथाइलिन ऑक्साइड का यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, राइट। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं आपकी गैसियस स्टेरिलाइजेशन की। फर्स्ट वन इज इट इज सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस। जो आपका केमिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है ये हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इजीली हमने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया, गैस में फैला के एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो इजीली सब चीज स्टेराइल हो जाएंगी, ठीक है। जो हीट सेंसिटिव, जो हीट से सेंसेशन कॉज करते हैं, हीट के साथ डिग्रेड हो जाते हैं प्रोडक्ट, उनके लिए यूजफुल है। सेकंड वन इज बिकॉज ऑफ गुड पेनिट्रेशन पावर इट कैन बी यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्री पैक्ड ड्रग, मींस जो पैक्ड ड्रग होती हैं उनसे पहले, प्री पैक्ड मतलब पैक होने से जस्ट पहले, जब पैकेजिंग के लिए हमारी ड्रग जा रही है उससे पहले जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज की जाती है ड्रग के साथ, वो की जाती है आपकी गैसियस स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज इट इज स्लो मेथड, ये बहुत ज्यादा स्लो मेथड है। सेकंड वन इज रनिंग कॉस्ट इज हाई, इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। थर्ड वन इज अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड व्हाइल हैंडलिंग इट, राइट। बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले जो हम गैस छोड़ रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में किसी और चीज को तो वो हार्म नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो प्रोडक्ट पे जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, मतलब पूरी जगह पे वो चीज हमारा
हमारा जो गैसियस है, जो हम केमिकल छोड़ेंगे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके वो पूरे हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम उसे छोड़ रहे हैं वो पूरे एरिया में स्प्रेड होगा। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस इसके साथ हमें अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे ही हम इसे क्या करते हैं, इसकी हैंडलिंग से पहले बहुत सारी प्रिकॉशंस अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, अब इसकी एप्लीकेशंस विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ थर्मोलाइबल मटेरियल लाइक रबर एंड प्लास्टिक आइटम। ये जो आपके थर्मोलाइबल आइटम होते हैं, मतलब ऐसे आइटम जो कि क्या करें, हीट से सेंसेशन कॉज कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो हीट से खराब होने के चांसेस होते हैं, उनके लिए आपका ये प्रोसेस यूज किया जा सकता है, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। सेकेंड वन इज यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिंजर्स, निडल, मेटेलिक इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, निडल्स के लिए, मेटेलिक इक्विपमेंट्स के लिए, सिंजर्स के लिए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के लिए भी जो मींस बोल सकते हैं आपके सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, इनके स्टेरिलाइजेशन के लिए भी ये प्रोसेस यूज की जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।